मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। We leave it to you, leaders of the opposition. Please nominate someone, and if you want to be chairman of the Public Accounts Committee, fine. देर आए दुरुस्त आए। अगर हुकूमत पहले ही जो ट्रेडिशन को, जो रवायत चली आ रही है पिछले 10 साल से, उनको फॉलो करके हाउस के अंदर कमेटीज बन जाती इंक्लूडिंग पीएसी, तो आज ये 3.5 महीने ज़ाया ना होते। वो चेयरमैन बनाना चाहते हैं शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ नैब के जेल के अंदर है। अब क्या ये हम अपनी जमहूरियत का मजाक नहीं उड़ाने लगे? पीएससी के ऊपर इख्तलाफ है, इसके ऊपर बिल्कुल अपोजिशन का हक नहीं बनता। हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनका ऑडिट पीएमएलएन करे। शहबाज शरीफ साहब के प्रोजेक्ट्स हैं, शहबाज शरीफ को आप बैठा देंगे ऑडिट करने, तो ये तो आपने बिल्ले को दूध की रखवाली बैठा दी। ये इतनी सारी बातों के बाद शहबाज शरीफ साहब आखिरकार लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए। वेलकम टू द शो। इस हफ्ते हम ऑब्वियसली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से जो खुले तजादात हैं पीटीआई के, उस हवाले से बात करेंगे। ये शहबाज शरीफ साहब को अपोजिशन के डट जाने को, जिसको दाद देनी चाहिए, अपोजिशन ने यकजा होकर इस पर मौक़िफ़ अपनाया, पीछे नहीं हटे, कोई भी और कमेटी नहीं बनने दी। नतीजा ये था कि 100 दिन की जो बड़ी बातें थी पीटीआई की, उसके अंदर एक लेजिस्लेटिव मूव भी नहीं हो सकी फाइनेंशियल बिल की अमेंडमेंट के अलावा, और वो इसीलिए नहीं हो सकी इसलिए वो कमेटीज़ ही नहीं थी जिन कमेटीज़ के अंदर ये बिल्स पहले पोस्ट होते हैं। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पहली कमेटी बनती है बेसिकली आपकी और मेरी वोट की जो अमानत है उसके ज़ामिन है। जो इख्तियार मिला है हमारी सरकार को, जो हमारी फेडरेशन को चलाने का इख्तियार मिला है एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर के अंदर गवर्नमेंट और ट्रेजरी को, उसके ऊपर नज़र रखने के लिए हमारे ही वोट लिए हुए हमारी ही अपोजिशन का हक़ होता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिवायत यह है कि उसका हेड जो है लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, हालांकि उसके मेंबरान जो हैं उसमें हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा ही होती है। इस बात पर अड़ गई थी पीटीआई, इस बात पर खड़ी हो गई थी पीटीआई हैदर वहीद साहब कि इस दफ़ा क्योंकि नया पाकिस्तान है तो इस जमहूरी रिवायत को भी पूरा नहीं होने देना, क्योंकि सारे जो नवाज शरीफ साहब के ठेके हैं उनका असल में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पहले जायज़ा लेना है, पहले उनकी ऑडिट करनी है, और ये अगर शहबाज शरीफ साहब करेंगे तो ये बड़ा गलत होगा। लेकिन अब तो खैर उसके लिए अलहदा कमेटी बनने जा रही है जिसकी सरबराही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। आई थिंक एक और एतराज़ शायद शहबाज शरीफ साहब को ये था कि जब वो बात कर रहे थे पीएससी की कमेटी हेड करने के हवाले से शहबाज शरीफ की, फवाद चौधरी साहब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा ही है कि जैसे बिल्ली जो है वो दूध की रखवाली करे। मेरे ख्याल से वो बिल्ली की जगह अगर शेर कह देते तो शायद उन्हें सही है। अच्छा, ये एतराज़ होता, लेकिन मेरे ख्याल से देखेंगे यहाँ पे एक बड़ी सेल्फ सर्विंग आपने बहुत जो दाद दी जिस चीज़ की ऑपोजिशन को, इसमें सेल्फ सर्विंग पॉलिटिक्स भी थी। ये जो काम नहीं हुआ, कानून साजी नहीं हुई, कोई बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी को डेलिब्रेट नहीं हुई पार्लियामेंट में चीज़, उससे तासुर ये मिला कि इनको हुकूमत चलानी नहीं आ रही, इनको पार्लियामान में अपने आप को कंडक्ट नहीं करना आता, ये पार्लियामान का काम नहीं जानते। तो इन सारी चीज़ों से ऑपोजिशन को अगर हम सियासी सिर्फ नज़रिए से देखें तो फ़ायदा भी हुआ है। तो ये बड़ापन जिस चीज़ को आप कह रहे हैं इसमें पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी भी हो सकती है। अवाम की हिसाब रखने या एहतसाब करने वाली कमेटी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर पीटीआई की राय में एक बेसिक तजाद है। वो किस तरह है आपको पहले हम फवाद चौधरी की राय जो दिखा चुके हैं वो फिर से वफाकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से फवाद चौधरी ये इस तरह की बात उन्होंने की। उसके अलावा भी फवाद चौधरी साहब ने एक्सप्लेन भी किया, नहीं एक्सप्लेन भी किया फवाद चौधरी साहब इस तरह क्यों सोचते थे। फवाद साहब को ये भी पसंद नहीं है। फवाद साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी इसको मजीद समझाया। अपोजिशन की ख्वाहिश ये है कि चूंकि एक दफा वो इलेक्ट होके जो लोग असेंबली में आ जाएं उनको करप्शन का लाइसेंस मिल जाता है। शायद सोच ये है, ये सोच नहीं होनी चाहिए। अवाम का पैसा है, पिछले 10 सालों में जिस तरह खर्च हुआ है उसका हिसाब देना होगा और वो हिसाब देना चाहिए। अब फवाद साहब बिल्कुल एक जगह खड़े हैं कि ये पब्लिक अकाउंट्स हायर स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, हम बेहतर हैं, हम बाहर थे इस पूरे सिस्टम से, 2 बारी बाहर थे, 4 बारी बाहर थे, लिहाजा हम बेहतर एहतसाब कर सकते हैं। ये राय है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद से अगर आप एक हेलीकॉप्टर लें और थोड़ा पेशावर की सिमत जाएँ तो आप खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली पहुँचेंगे जहाँ पर कुछ ज़रा मुख्तलिफ हाल है। इस्लामाबाद से ही अगर आप अपने साथ डिफेंस मिनिस्टर लेके उड़ते जो कि साबिक चीफ मिनिस्टर थे पख्तूनख्वा के, उनकी राय अब पब्लिक अकाउंट्स के हवाले से वहीद साहब पख्तूनख्वा में कुछ ऐसी है कि हम तो नहीं दे सकते आपको, ये वहाँ की रिवायात हैं। उनकी वही राय है फेडरल में भी। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो मांग रहे हैं वही चीज़ सिंध असेंबली में। नहीं पख्तूनख्वा के अंदर परवेज़ खटक साहब
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन को देने को तैयार नहीं है। वही कह रहा हूँ, तो फेडरेशन में भी नहीं, और फेडरल गवर्नमेंट में भी नहीं, यानी कि वो ये रिवायत के हमारा एहतसाब होता है, इस तरह नहीं होने दिया जाएगा, ये सब रिवायात हैं पुरानी, इस तरह नहीं हो सकता। वो सब परवेज़ खटक साहब की क्या राय है अपने सूबे की? लेकिन परवेज़ खटक साहब के जाने से पहले आप ये भी चीज़ तो एग्जामिन करें कि पीटीआई जो है वो क्या कह रही है। वो ये कह रही है कि क्योंकि अभी आज इस वक्त पीएससी वो चीज़ें देखेगी जो पिछले हुकूमत की हैं, लिहाजा पीएससी का हेड वो बने जो कि पिछली हुकूमत से मुंसलिक ना हो। सही कह रहे हैं अब एक सेकंड, वो अगर मुंसलिक नहीं होगा पिछली हुकूमत से, तो फिर जो अब से आइंदा की चीज़ें हैं वो फिर क्या इस हुकूमत वाला ही जो है नुमाइंदा देखेगा? ये तो देखिए, परवेज़ खटक साहब अपनी दौरे हुकूमत के एहतसाब के लिए अपने बंदे के अलावा किसी को लगाने को तैयार नहीं है। और परवेज़ खटक साहब की राय आपको दिखाते हैं। सब कमेटी बनेगी जिसमें उनकी गवर्नमेंट की ऑडिट होगा तो वो करेगी, और जो इस गवर्नमेंट की होगी तो वो फिर। परवेज़ खटक साहब की क्या वो मजबूरियां थी कि आपको अपोजिशन का मुतालबा मानना ही पड़ा? ये मजबूरी नहीं, तो असेंबली को चलाना है, रवायात ऐसे है, रवायत के मुताबिक। ये खटक साहब विफाक की रवायात की बात कर रहे हैं। ये रवायात जो हैं पीटीआई सूबे के अंदर मुश्ताक गनी साहब हैं जिनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया है, जो इन्हीं के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए ठीक है वही साहब, क्योंकि वो मेरे ख्याल से देखिए, मेरे ख्याल से जो है ना, ये इसमें भी बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि पीटीआई ने कोई लॉफ्टियर पर्पस की वजह से नहीं बनाया है शहबाज शरीफ साहब को। उनकी अपनी असेंबली नहीं चल रही है, उनकी जो है कोई कमेटी काम नहीं कर रही है, वो लग ये रहा है इनको काम करना आता नहीं है, लिहाजा बहुत मजबूर होके इनको ये करना पड़ा है। ये करना बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, लेकिन अगर ना करते तो फिर ये मजीद जो तासर ऑलरेडी अब फैलता जा रहा है कि ये कहीं काम नहीं करना आता। हमारे पास तो वो और अगर वो सॉर्ट है मुश्ताक गनी साहब का, जो साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जिनसे जब ये पूछा गया था कि ये आपका मेयार अपने सूबे में और वफाक में और क्यों है, तो उनका ये कहना था कि ये हमारे सूबे की रिवायत यहाँ पर तो मतलब लगभग ऐसे ही चलेगा। ये ब्रेजन नहीं है थोड़ा सा? ये तो उसी तरह की बात है कि वो एक बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर गालिबन शायद पीपल्स पार्टी से थे, जिन्होंने कहा था कि हम ख़वातीन को, अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते हैं जहाँ गैरत का मामला, और ये हमारी रिवायत है जी। तो आप सोचें ये नहीं, ये अपने सूबे की रिवायत नहीं, अपने असेंबली की रिवायत नहीं। एक और बात है, देखें यहाँ पे कानून की बात हो रही है। आप अपने सूबे की रवायत और अपनी रवायतें जो है ना अपने पास रखें, अपने सूबे की असेंबली की रवायत भी, जहाँ पाकिस्तान के अवाम और उनके जो है वो अमाल के तहफ़्फ़ुज़ की बात आ जाती है, तो आप अपनी रवायत ये लोग सिंध में क्या कर रहे हैं, पास रखें। सिंध में क्या कर रहे हैं? सिंध में यह है कि पीटीआई मांग रही है कि वहाँ पीएससी का जो है वो उनका होना चाहिए, जबकि क्योंकि वो लार्जेस्ट पार्टी ऑपोजिशन में विद 29 मेंबर्स, बट पीपल्स पार्टी जो है वो वहाँ पे अभी तक उन्होंने भी नहीं दिया मेरे ख्याल। अच्छा, ये पता है, ये हम थोड़ी टेक्निकल, ये ज़रा ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है नंबर्स के बारे में, लेकिन ये इसकी बुनियाद पर हमारी जमहूरियत की कमज़ोरी या मजबूती है। खुर्शीद शाह साहब जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हेड थे, सारे जो तमाम सिंध असेंबली के और सिंध के ऊपर खर्च गए फेडरल हुकूमत के बजट्स की जो ऑडिट्स होती थी, वो वहाँ पर गायब हुई हैं। वो वहाँ पर उन ऑडिट्स के पैराग्राफ प्रोटेस्ट को गायब किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा खुर्शीद शाह साहब खुद मुलव्विस थे, लेकिन क्योंकि बिल्ली जो है दूध की रखवाली कर रही थी, लिहाजा उस चीज़ की कोई बड़ी बात नहीं बनती थी। फवाद चौधरी साहब की बात और उसके बरक्स पीटीआई का बिहेवियर, इस तरह की और भी एग्जांपल्स हैं। फवाद चौधरी डेकोरम की बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब को हमारे अगस्त हाउस का डेकोरम, ये जब इन दिनों इमरान खान साहब की पहली मेडन स्पीच को भी एज प्राइम मिनिस्टर सुनने की गुजारिश की जब कोशिश की गई थी और सुनना गवारा नहीं किया था पूरी अपोजिशन ने, तो फवाद चौधरी साहब की ये राय थी। असेंबली को एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना लिया गया है नैब के ऊपर। जो सारे मुल्जमान हैं वो नैब की सफाइयां देने के लिए असेंबली का फोरम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा असेंबली का मकसद नहीं है। असेंबली का मकसद ये था कि यहाँ पर अवाम के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू हो, लेकिन यहाँ पर असेंबली जो है वो अखाड़ा बन गई है नैब के मुल्जमान का, और यहाँ पे वो आकर के नैब को कोसते हैं, अपना उनका रोना धोना जारी रहता है, और उसका वो बस रो पीट के असेंबली से रोज़ वॉकआउट हो जाता है। इससे असेंबली का वकार मजरूह हो रहा है, इससे असेंबली की कारकर्दगी मजरूह हो रही है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि असेंबली में पॉलिसीज़ पे बात होनी चाहिए कि किस तरह से दीगर महकमे जो हैं और दीगर मिनिस्ट्रियां हैं वो अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगी और इस अवाम के मामलात को आगे बढ़ाएंगी।
लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन पॉलिसीज़ के बनने में अपोजिशन का इनपुट होता है। अब अपोजिशन के साथ अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, अगर उसको डरा धमका के उससे उसके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये यकीनन मोइज़ जाफरी साहब ऐसी बात है जो असेंबली में होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये असेंबली में सिर्फ एक ही बात होना कि ये पकड़ो चोरों को या नहीं पकड़ो, या ये बातें पर से लगता है ये तो आवाम का काम नहीं हो रहा, लेकिन आवाम का काम ऐसे तरीके से जब ये होगा जब एक फ्री ऑपोजिशन आके बताए मेरे साथ ज्यादती क्या हो रही है। नहीं, अच्छा नहीं, वो इसलिए बताए क्योंकि अगर ज्यादती की बात ज्यादती होती रहेगी तो वो ओपनली रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगी ऑपोजिशन। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने जो नैब के बारे में बात की थी, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे वक़ार के ऊपर फोकस करना था वहीद साहब। ये पार्लिमानी वक़ार को जब फवाद चौधरी साहब ने पिछली हुकूमत के ऊंचे खर्चों को इस तरह, शाह खर्चियों को इस तरह कहा था कि जैसे कोई पैसे किसी महफिल के अंदर लुटा रहा हो, ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए थे, तो खुर्शीद शाह साहब ने फिर क्या कहा था और फवाद चौधरी साहब ने जो है वो इस तरह करके। खुर्शीद शाह साहब, मैं नहीं कह रहा, मैं उस लफ्ज को कह रहा हूं जो लफ्ज कहा गया वो घटिया है। अगर आप मुझसे एग्री नहीं करते तो मैं विथड्रॉ करता हूं। ठीक है, कि इसका मतलब है आप मुझसे एग्री कर रहे हैं कि वो घटिया लफ्ज है। जब तक खड़े होके इस ऑनरेबल हाउस से माफी नहीं मांगेंगे, हम यहां नहीं बैठेंगे। लेकिन मसला ये है कि ये मुहावरा है, मुझे तो नहीं समझ आई इसके ऊपर क्यों इतना, इस पे क्या इशू है सर? ये मेरी बात अगर आ जाती ना फिर आपको इसका पर्सपेक्टिव पता चल जाता कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। और किस बात पे माफी मांगेंगे? इनकी इंक्वायरी FIA में पेंडिंग है, ये वहां पे जाएं, जब तक क्लियर नहीं होते इनको बैठना नहीं चाहिए यहाँ पे। पूरा खानदान ही लुटने पे हो रहा है। अचकज़ईज़ ऑफ दिस कंट्री, फजलुर रहमान्स ऑफ दिस कंट्री, शरीफ्स ऑफ दिस कंट्री, ज़रदारीज़ ऑफ दिस कंट्री हैज लूटेड एंड प्लंडर्ड दूसरे हाउस के। मैम आप इस तरह की बात क्यों करते हैं फवाद साहब? हाउस का माहौल खराब कर सर, हाउस का डेकोरम कुछ नहीं होता। जब आप इस तरह ना करें कि इतना पैसा आपके पास गया, कहाँ गया, इनका अपना जो हाउस का डेकोरम खराब हो जाता है। पूरे गवर्नमेंट को इन्होंने अपनी बंदी बना के चलाया है। और अब हमें बात करें, आप बैठे और मेरी बात सुनिए। अपने पूरे खानदान को मिनिस्टर साहब, आप काम नहीं करेंगे जी, हम माजरत करेंगे। आप हाउस में नहीं आएंगे, आप हाउस से बाहर चले। बताइए मुल्क क्यों माजरत करे? मिनिस्टर साहब, आप इस तरह माफी नहीं मांगनी चाहिए, इन्हें अपने मांगनी चाहिए। मिनिस्टर साहब की लैंग्वेज जी, मिनिस्टर साहब इस तरह नहीं चलेगा, मिनिस्टर साहब इस तरह नहीं चलेगा जी। अब ये दो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें, एक तो अगर आपने जो है वो काम आगे अपनी हुकूमत का चलाना है तो आपका इंटरेस्ट है कि आप इस तरह पार्लियामान में डिस्ट्रैक्ट ना हो और इस तरह की बातें ना करें। नहीं, माजरत क्यों नहीं करेंगे वो, मैं आता हूँ उस पर। देखें, अब इसमें एक तो बात यह कि मुझे नहीं समझ आती कि PTI के मफाद में इसके बाद वो सेनेट के चेयरमैन के पीछे पड़ गए। सेनेट के चेयरमैन ने उन्हें निकाला, नहीं यहाँ पे आप देखें, सेनेट के चेयरमैन ने उन्हें निकाला तो वो सेनेट के चेयरमैन का अनइलेक्टेड होने के पीछे पड़ गए, जो कि उनकी अपनी साख को कम करता है, क्योंकि उनकी पार्टी के लिए इनको सेनेट का चेयरमैन बनाया था। फवाद चौधरी साहब से माजरत नहीं होती। नहीं, माजरत के लिए अब देखें क्यों जरूरी है। अच्छा, माजरत क्यों जरूरी है? अगर मैं आपकी दिलजारी करूं, आपसे बदतमीजी करूं और अभी हमें ये शो साथ करना है, तो देखें मेरी माजरत इसलिए ज़रूरी है, फिर हम शो साथ नहीं कर सकेंगे। तो ये जो अपोजिशन से माजरत होती है ना, इसलिए ज़रूरी होती है। आप कमेटियों में कैसे साथ बैठेंगे जब आप इस तरह की बातें किसी के बारे में करेंगे जिसका कि ये फोरम नहीं है? अगर कोई चोर है, तरह की बातें, कोर्ट उससे चोर डिक्लेयर करे, एक अलग है भाई साहब, चोरी की बात अलग बात। आप कहें कि हम इलेक्टी चोरों को पकड़ने के लिए हुए हैं, मैं माजरत नहीं करूंगा, लेकिन आपने एक मिसाल दी है जिसके अंदर एक लफ्ज़ है जिसको खुर्शीद शाह साहब लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं, गाली है, ये घटिया है, आप उसकी भी माजरत नहीं करेंगे? आप खड़े होकर कह देंगे तो मुहावरा है। ये बता रहा हूँ कि माजरत जरूरी क्यों है। माजरत इसलिए जरूरी होती है कि फिर आपने इसी असेंबली में रह के आगे काम करना है, कमेटियों पे साथ बैठना है, लेजिस्लेशन साथ करनी है, ताउन एक दूसरे का हासिल करना है। तो जब गालियां एक दूसरे को देंगे तो ये ताउन नहीं हासिल होगा और इस ताउन की जरूरत हुकूमत को है। सेनेट का चेयरमैन जिसको सब जब पपेट कहते थे तो आप उसको बाइज्जत और बावकार कहते थे, जब उसने आपको हाउस से निकाल दिया बदतमीजी करने पर, तो वो सेनेट का चेयरमैन अनइलेक्टेड हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ कि फवाद चौधरी साहब इस तरह से जो कर रहे हैं, इसमें एडवांटेज क्या PTI को या रूलिंग पार्टी को क्या एडवांटेज मिलता है जब पार्लियामान में यही हो रहा हो? सिर्फ भाई पार्लियामान के कस्टोडियन तो ये है ना, ये इनकी पार्लियामान है। अगर इसमें काम नहीं होगा, अगर इसमें सिर्फ गाली गलोच होगा, मेरे ख्याल में तो वकार किसका ऊपर है, आप जो कह रहे हैं ना, वो एक समझदारी की बात है जो कि मेरे ख्याल में PTI नहीं सोचती। मिनिस्टर्स और भी हैं,
और उन मिनिस्टर्स की बातें भी और हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये शुक्र है मेरे ख्याल से मिनिस्टर तो नहीं है उस्मान डार साहब, यहाँ हैं मिनिस्टर। उस्मान डार साहब भी अगर मिनिस्टर हैं तो फिर खैर। उस्मान डार साहब ने बहुत सारी फाइलें देख ली थी नैब के अंदर, उन्होंने कहा था बहुत बड़ी बड़ी फाइलें हैं ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में, पहले सहाफ़ी के हाथ लगे तो उन्होंने ये जवाब दिया। हमें भी यही करना चाहिए भाई साहब, एक केस की फ़ाइल बनाएं और उसको फिर दूर से देख लें, पढ़ने वढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरे ख्याल से ये अगेन उसी तरह की बात है कि अकाउंटेबल यहाँ पीटीआई वाले अपने आप को समझते ही नहीं। कोई बात कह दी, कोई बात नहीं कह दी, कसम की बात कर दी आपने, ले लिया, कोई बात नहीं ले लिया, क्योंकि खान साहब की शख्सियत का कोलैटरल इतना है कि ये बहुत ज्यादा यूज करें, बट इफ दे यूज इट अप तो फिर क्या होगा। ये उस्मान डार ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कंप्लेंट की है, ये उस्मान डार का ये तफ्तीश का महवर उस्मान डार है। ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ कम अज़ कम एक कंप्लेंट का, ख्वाजा आसिफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन की बुनियाद इस आदमी की कंप्लेंट ने रखी थी। वो कह रहा है कि हाँ मैंने देखी थी फाइलें, पढ़ी थोड़ी, इल्ज़ाम लगा रहा है ये टीवी पे आके कि उनके खिलाफ तो बड़ी मोटी मोटी फाइलें हैं। तो व्हाट इज़ दिस, क्या है ये? और ये अकेले नहीं है डार साहब, इनसे अभी आगे बहुत सारे इम्तिहान और भी हैं। ये अब हम आपको दिखाएंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं नो लेस पंजाब के। ये मॉनेटरी पॉलिसी समझ आई आपको कि डॉलर महंगा इसलिए हुआ, इसलिए कि ऑपोजिशन मुझे मेरा एक और सवाल है कि अब ये कह दिया ना इन्होंने, तो वजाहत कहाँ है, सबूत कहाँ है? इसकी वजाहत कैसे हो सकती है? नहीं कि भाई कुछ हो सकती है ना कि इनको कैसे पता है, बताएं मुल्क के अंदर मॉनेटरी सप्लाई को अफेक्ट कर दिया ऑपोजिशन ने, जिस ऑपोजिशन की चोरी आप पकड़ चुके हैं। देखें आप अगर इल्जाम लगाने के बाद कोई फॉलोअप, अच्छा एक अच्छी बात खान साहब ने जो है वो मुर्गी के अंडों की जो बात की उसकी बेजा भी कुछ तनकीद हुई। आज बेजा इसलिए नहीं लगती क्योंकि उसके बाद अभी हमने कुछ सुना नहीं, वो ऐसे कि बस बात कर दी मुर्गी के अंडे और इस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, बट अब उसके बाद कुछ नहीं, कोई नंबर्स नहीं आए, कुछ नहीं है। अच्छा ये हम जो इडियसी का पहाड़ चढ़ रहे हैं उसकी अभी हम उरूज तक नहीं पहुंचे हैं, अभी हम बेस कैंप 1 पे थे। अब ऊपर जाते जाते हम आपको दिखाते हैं एक अदद मुराद सईद साहब। जिस दिन इमरान खान ने हर्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर दुबई पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। मुझसे इनके 7 रहनुमाओं ने एनआरओ मांगा लेकिन केसेस चलेंगे। तो पहला बंदा जिसने अप्रोच किया वो यहाँ पे इस ऐवान में अभी भी बैठा हुआ है। ये क्या है? 100 अरब डॉलर मुंह पे मारेंगे? ये कहाँ से, कौन, क्या? अच्छा देखें, एक सियासी पॉलिटिकल वादे बातें होती हैं बिफोर द इलेक्शन, भाई वजाहत भी तो होती है ना फिर बाद में। 1 बिलियन का था, मैंने 10 नहीं कहा था, 100 नहीं कहा था। खान साहब के आने से एतमाद ऐसा ओवरसीज पाकिस्तानी का पाकिस्तान में हो जाएगा कि 200 अरब डॉलर वापस आ जाएंगे। नहीं, ये वो लूटी हुई दौलत 200 अरब डॉलर है। मतलब दोनों तरह से ये भी उन्होंने बात की थी कि आई थिंक कि इतना पैसा पाकिस्तान में आ जाएगा। अब ये उसका कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इमदाद, अभी तक वो भी नहीं आई है और अभी तक IMF का लोन भी नहीं आया, अभी पैसा नहीं आ रहा पाकिस्तान में। और ये इस तरह की बात इन्होंने लेकिन इलेक्शन से पहले की थी, ये बात थोड़ी सी जरा, लेकिन इलेक्शन के पहले झूठ जायज़ नहीं होते, कम से कम थोड़ी बहुत। अच्छा जिस जोशो खताबत का मुजाहरा ये करते हैं खान साहब के हवाले से, आई थिंक ही एक्चुअली बिलीव्स इट। और इसके बाद मुराद सईद साहब को जब वो 100 डे परफॉर्मेंस का रिव्यू हुआ तो मुराद सईद साहब की खास तौर पे तारीफ भी हुई काबीना के सेशन के अंदर। और वाज़ेह रहे कि मुराद सईद साहब ने अभी तक हमें बताया जाता है कि एक ही काम किया है, और वो जो भैंसों की और गाड़ियों की नीलामी थी वो मुराद सईद साहब के या तो मेंटल नोट थी या फिर उन्होंने उसको एडमिनिस्ट्रेट किया था। तो वही साहब कम से कम 4 गाड़ियाँ सही भेज दी थी इन्होंने वो 100 अरब डॉलर्स की तरफ। मेरे ख्याल से ये PTI की जो हुकूमत है, इट इज़ गॉट टू अंडरस्टैंड के लार्जर पिक्चर में बहुत सारी बातें जो अभी ये अहम समझ रहे हैं वो इतनी अहम नहीं रहेंगी। इनको पॉलिसीज़ की तरफ फोकस करना चाहिए। और हम देख यही रहे हैं कि ये मुर्गी और मुर्गी के अंडों की बातें जो हैं वो डिटेल के बगैर हो जाती हैं, इल्ज़ाम डिटेल के सबूत के बगैर लग जाते हैं, और ये रेटरिक में हमारा टाइम गुजर रहा है। अब मुझे उम्मीद है PSC जब चेयरमैन बन जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब कमेटियाँ बन जाती हैं, तो कुछ कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि डिलिब्रेशंस और डिबेट और कोई काम आगे असम्बलियों का कम से कम बढ़ेगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आपकी क्या राय है? facebook.com/agenda360 @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। अगर आप जस्टिस जावेद इकबाल साहब होते, आपको अपना ब्रीफ केस नहीं मिल रहा होता अपनी कंट्रोवर्शियल होने के बाद, या आप अपने आप को कंट्रोवर्शियल नहीं समझते और जिस तरह आपने कहा था मैं ब्रीफ केस उठा के चलूँगा, नहीं जा रहे आप, उसके बाद आपका DG नैब लाहौर TV पर आके कोई बहुत ज़्यादा ऊंचा मेयार नहीं सेट करता आपकी इन्वेस्टिगेशंस का,
तो आपके ख्याल में सबसे बेहतर आदमी, आप अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन और उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन को अगर धर चुके होते शहबाज शरीफ होने के नाम पर, और आपने मेयार, मैं कुछ ज़रा दिखाना चाहूँगा आपसे ये पूछने से पहले, और आपने मेयार इस सब कुछ का ये सेट किया होता जो आपके डीजी नैब लाहौर ने टीवी पे आकर इस तरह किया था। अच्छा, आशियाना की रेफरेंस कोर्ट में नहीं है, और ख्वाजा रफ़ीक साहब के बारे में जो बात की, अब ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ वहीद साहब, आप एक बंदा चुनते हैं जिसको, जो वो वाहिद बंदा है PML नून की इस वक्त की बाहर क़यादत के अंदर जिस पे प्रेशर ज़्यादा डालो तो वो और ख़तरनाक हो जाता है, जिसकी शोला बयानी और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको जेल की तकलीफ़ जो है वो बादी उन नज़र मुतासर नहीं करती। अब ख्वाजा रफ़ीक साहब की जेल जाने से पहले शोला बयानी के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, ये इनको बेल कैंसिल हुई इनकी, तो ये अब पेश किए जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो उसके बाद अरेस्ट हो चुके हैं। तो ख्वाजा रफ़ीक नैब एक गुलाम का किरदार अदा कर रहा है, कोई कागज, कोई अकाउंट, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया। 1.5 साल से हमें लगेता जा रहा है, ये कानून से खिलवाड़, ये कानून का मजाक, ये आइन का मजाक कितनी देर चलेगा? अच्छा, मैं आपसे अभी लीगल सवाल नहीं पूछा जाता, आप स्ट्रेटेजिकली ये अपने साथ करते? देखें, स्ट्रेटेजिकली तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी सोच भी इतनी आगे जा रही है। वो सिंपली ही इज़ देयर टू डू अ जॉब विच इन हिज माइंड इज़ कि सबसे ज़्यादा जिन लोगों को पकड़ना है उनको सबसे जल्द पकड़ना है, और नहीं, पकड़ने से मुराद कैफर किरदार तक पहुँचाना ना जी, किरदार तक पहुँचाने के लिए शवाहिद हो ना हो, कहीं ना कहीं से वो पहुँच मतलब जाएंगे। रेफरेंस तो बना दें। ये देखिए, इस वक्त अगर आप उन्हें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, 1.5 साल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्हीं के एक बंदे को ये बात सामने आ चुकी है। इलेक्शन से 2 दिन पहले अरेस्ट हुए हैं क्या ये? जी, बाई इलेक्शन से 2 दिन पहले। तो ये क्या, ये कैसा कोइंसिडेंस है कि शहबाज शरीफ साहब की अरेस्ट जो है वो किस टाइम पे हुई, फिर नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा की अरेस्ट 13 जुलाई को ही, 25 जुलाई को इलेक्शन थे, तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक अरेस्ट भी हम देख रहे हैं कि हो रहे हैं। आप ये करते हैं, देखें आपके एक डीजी साहब टीवी पे आ चुके हैं, एक और डीजी साहब जो है, डीजी साहब को देखें, नैब को कभी भी टीवी पे अपने लोग नहीं भेजने, एक और डीजी साहब है, नहीं कि ये गलत बात है, इसलिए क्योंकि वो हमेशा एक्सपोज हो जाएंगे। जरा स्टेप इनटू द शूज ऑफ जावेद इकबाल साहब फॉर अ सेकंड प्लीज, विद माय अपॉलॉजीज। आपके एक डीजी नैब लाहौर है जिन्होंने प्रेस का एक स्लो बॉलिंग का सर्किट काटते काटते एक सहाफ़ी के हाथों फंस गए, फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुए, और एक्सपोज होने के बाद उन्होंने बहुत सारा अपनी मेयार तफ्तीश जो है वो बेसिकली बता दिया कि वो कुछ भी नहीं है, मतलब देयर इज़ अ फेस बिहाइंड द केस टाइप तफ्तीश हो रही है। फिर आपके डीजी नैब कराची हैं जिन्होंने एक वकील को वकालत करने पर नोटिस भेज दिया है, जिसको फिर इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन का मौका दिया है, जिसके बाद उनको तलब करके उनसे जवाब मांगा है। इस पूरी सिचुएशन के अंदर आपके पास अगर अरेस्ट ऑर्डर आता कि जी हमें ख्वाजा रफ़ीक उठाना है, तो आप क्या करते? देखिए, ख्वाजा साद रफ़ीक को इस वक्त उठाने का जवाब मुझे नज़र नहीं आता, इसलिए क्योंकि जब तफ्तीश चल रही है तो चलने दें, ज़्यादा उन्हें ECL पे डाल दें। पहुँच रहे हैं, वो आ रहे हैं, तफ्तीश को अटेंड कर रहे हैं। इसीलिए देखें, जब तक रेफरेंस नहीं फाइल हुआ है, मेरे ख्याल से अरेस्ट का कोई जवाब नहीं बनता। ठीक है, लीगली इनके पास एक पावर है, बट उस पावर का इस्तेमाल जो है वो इसलिए नहीं हो सकता कि पॉलिटिकली जो है उसके असरात हों, उनके बाई इलेक्शन इफेक्ट हो, या एक प्रेशर PML नून पे पड़े। ये सारे कंसिडरेशंस उनके अरेस्ट के पीछे नहीं हो सकते। ये भी तो सोचेंगे, नजर आता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा लीगल काम नहीं कर रहे, अगर आपको बहुत ज़्यादा और कंसिडरेशंस भी चाहिए हो, तो आप ये सोचेंगे ना कि मैं अगर शहबाज शरीफ को बंद कर लेता हूँ, तो शहबाज शरीफ को आदत नहीं है, किसी को भी आदत नहीं होती, लेकिन ये ख्वाजा रफ़ीक एक क्लासिकल फाइटर जो PML नून के अंदर कम से कम आपको मिलेगा ऊंचे लेवल्स पे। नहीं, देखें, वो तो आपसे मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि नैब और इस्टेब्लिशमेंट कह लें, एक कैफियत इस वक्त ये है कि जो जितना भी बड़ा फाइटर हो, इस वक्त कोई इलेक्शन होने को नहीं है। देयर आर द स्टेक्स आपके ख्याल में सब कुछ के बाद अगर उनको वो रेफरेंस के अंदर गिल्टी नहीं साबित कर सकते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं फ़र्क पड़ेगा क्योंकि अभी ना कोई इलेक्शन होने वाले हैं। ये जो ज़्यादती अगर हो रही है तो समझ लें इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस इस वक्त मिनिमल है, यानी कि अभी हो सकता है, अभी हो सकता है, लिहाजा हो रहा है और होगा और हो रहा है और होगा, इसीलिए हो रहा है। नहीं, इसलिए नहीं हो रहा, नहीं इसलिए हो रहा है ना, इसलिए हो सकता है, इस वजह से हो पा रहा है। और ये शहबाज शरीफ साहब के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयर बनने के बाद आप समझते हैं कि कोई प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा पार्लियामान के अंदर, शोर ज़्यादा नहीं मचेगा? लेकिन शोर मचेगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब फ़र्क पता है कहाँ पड़ेगा? फ़र्क अव्वल और आखिर एक चीज़ है जो PTI को सोचनी चाहिए, जो पता नहीं कि वो सोच रहे हैं या नहीं, और वो है उन्हें परफॉर्म करना है, उससे कोई फ़रार नहीं है। ठीक है, वो पकड़ें ना पकड़ें
वो PSC का हेड बनाए ना बनाए, वो हो सकती हैं वो चीज़ें जो अफेक्ट करें इनकी एबिलिटी टू परफॉर्म, विच इज़ वाई दे शुड डू इट, विच इज़ वाई दे डिड डू इट। लेकिन मेरे ख्याल से इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अगर 5 साल ये पूरे होते हैं, जो कि मेरे ख्याल से होंगे, अगर इनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई जो अभी तक नहीं है, तो अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि जो मिलेनियल जिन लोगों ने, नए लोगों ने भरोसे के साथ खान साहब को वोट दिए, वो इनको फिर वोट नहीं देंगे। कि मैं मिलेनियल्स के कंप्लीट ऑपोजिट की बात करना चाहता हूँ। अब वो लोग जिन्होंने बहुत सारी पार्टियाँ तब्दील की हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़ाती दोस्तियाँ हैं क्रॉस पार्टीज़, जिस तरह रियाज सुल्ताना साहब हैं, अब ये जब एक लेवल से ज़्यादा हो जाती है पार्टिजनशिप, तो फिर उस तरह के लोग भी बोलना शुरू हो जाते हैं पब्लिकली, आपको दिखाना चाहिए। ये किस चीज़ की अलामत है भाई साहब कि इसमें 2 मुमकिन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वाकई इनका कोई ज़मीर जाग गया है और इन्हें लगा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ज़्यादा हो रही हैं, और मैं भी सियासतदान हूँ, कल मेरे साथ भी हो सकता है, और जिसका कम चांस है। मेरे ख्याल से ज़्यादा चांस इस चीज़ का है कि इनकी पर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से, क्योंकि पहले नून में भी थे, मुझे नहीं पता ऐसा है या नहीं है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अमूमन जो है वो एक वजह ये भी होती है कि कुछ पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो क्रॉस पार्टी लाइंस भी जो है वो मेंटेन की जाती हैं। एहतसाबी अमल जो है उसके ऊपर एक आंच तो पड़ती है अगर आपका वज़ीर आज़म उसको बुरा कह रहा हो, अगर उस वज़ीर आज़म की लीडिंग पार्टीज़ के लोग नहीं, बट उसको बुरा कहने की वजूहात बिल्कुल बरक्स है ना। मैं नहीं समझता कि ये सेम काइंड ऑफ प्रेशर है कि जो अपोजिशन डाल रही है नैब पे, जो मिनिस्टर नैब पे प्रेशर डाल रहे हैं, वो बिल्कुल उससे बरक्स है, बल्कि उसको इवन आउट कर रहा है। हाँ ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब बेसिकली ये कह रहे हैं अपनी छुरियाँ सिर्फ सियासतदानों पर ही चलाओ, ये बाकी लोगों को तंग नहीं करो। नहीं, और वो ये भी कह रहे हैं कि ज़्यादा चलाओ, कि अगर मैं होता नैब का हेड तो बहुत ज़्यादा लोग अरेस्टेड होते। वो ये भी कह रहे हैं कि ठीक से चलाओ, ये 7% कन्विक्शन रेट जो है मुझे कबूल नहीं है। लेकिन ये भी तो कोई वज़न तो रखता है, अगर आपकी अपनी पार्टी का MNA जो है वो एक फ़र्द के अरेस्ट के ऊपर इस तरह की बात कर रहा है। अगर तो इससे एक ट्रिगर होती है इससे ज़्यादा बड़ी कोई चीज़, तो फिर तो फ़र्क पड़ता है मेरे ख्याल से, वरना मेरा नहीं ख्याल कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इससे। क्योंकि PTI देखें, इमरान खान साहब की इस वक्त अभी तक मैं कहूँगा कोलैटरल और क्रेडिबिलिटी इतनी है कि ये कुछ अरसा और तो इस तरह चल पाएंगे, लेकिन इट विल रन आउट। मतलब 5 साल तक इट विल रन आउट अनलेस ही इज़ गॉट परफॉर्मेंस टू शो, इट विल रन आउट। सही है, एक ब्रेक लेंगे। आपकी क्या राय है इस सेगमेंट के हवाले से, अभी तक के शो के हवाले से? facebook.com/agenda360 @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। हम पूरे जब से PTI इलेक्ट हुई है, जब से हम एहतसाब के ऊपर जो इनका एक ऑब्सेशन है, जो इमरान खान साहब का ये यकीन है कि मैं अगर सिर्फ चोरियां ख़त्म कर दूं, और ये जो चोरी हुए हुए अरबों डॉलर मुल्क के बाहर हैं और छुपे हुए हैं हमसे, और ये जो मतलब काखे उम्रा की अगर मैं दरो दीवार हिला दूं तो पाकिस्तान जरखेज़ हो जाएगा, पाकिस्तान का जो कल है वो बहुत सुनहरा होगा। खान साहब के इस यकीन के साथ साथ हमारी नैब के ऑपरेशन हैं जिसके ऊपर हम दोनों ने तनकीद की है। हम दोनों ने ये बात की है कि चाहे इनकी नीयत जो भी हो, ये तरीक़ा ना किसी के बुनियादी हुकूक की पामाली की इजाज़त देता है, जो कि हो रहे हैं बादियों नज़र, और ना इस तरह की विच हंट्स की इजाज़त देता है कि आप एक आदमी की या एक फ़र्द की या एक खातून की इज़्ज़त उछालें और एंड में आप किसी नतीजे तक उस बात को पहुँचा ना पाएँ, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी जो है उसके अंदर एक खातिर खा पब्लिक उनकी सेंसर कर पाएँ। इस सब कुछ का ये सब कुछ हो क्यों पाता है? मैं हाजिर का दिखाना चाहता हूँ कि जब इसहाक डार साहब के बारे में बात होती है तो डार साहब क्या कहते हैं? बात यह है कि मेरा ना सिर्फ लंदन में कोई फ्लैट नहीं है, मेरा दुनिया में कहीं प्रॉपर्टी नहीं, मेरा दुनिया में पाकिस्तान के अलावा कोई बैंक अकाउंट नहीं है। डार साहब अकेले नहीं है। एक सेकंड के लिए लगा कि वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में कोई फ्लैट नहीं है। दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं, उन्होंने कहा ना नहीं कि इस दुनिया में ही कोई फ्लैट नहीं। अच्छा, होते ही नहीं है फ्लैट होते ही नहीं। मतलब इतनी कन्विक्शन थी उनकी। ये डार साहब जिस फैमिली के रिलेटिव हैं, उस फैमिली के अंदर इस चीज़ की मदर लोड है। हम आपको दिखाते हैं एक साहबजादे, जिन साहबजादे की वजह से उनके वालिद साहब जो हैं वो अब एक सस्पेंडेड सेंटेंस पर हैं, जिन साहबजादे को ये ख्याल आया था कि अब यही रह गए हैं, पूरे ख़ानदान की जो इज़्ज़त है और जो पूरे ख़ानदान की फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी तैयारी कर कर वो पहुँचे थे टीवी पे। टिम सेबेस्टियन साहब उन्हें इंटरव्यू कर रहे थे और जवाब इस बात का लेना था कि आपके वालिद साहब जेल में हैं। जेल में इसलिए उन्होंने मालियाती खुर्द-बुर्द की है। उस खुर्द-बुर्द का नतीजा वो फ्लैट्स हैं जिन फ्लैट्स में आप रहते हैं। अच्छा, इसके बाद उन्होंने और भी बहुत अक्लमंदी की बातें की थी, लेकिन ये साहब इस घर का जवाब देने उस घर से उठ के निकले थे और बाद में जाके इनको ये भी नहीं पता था कि ये अपने वाले घर के मालिक हैं या अपने सामने वाले घर के मालिक हैं या अपने सामने वाले के ऊपर वाले घर के मालिक हैं या उस घर के पीछे वाले घर के मालिक हैं। उनको ये नहीं पता था कौन सा घर किसके नाम पे है, बल्कि उस वक्त वो कह रहे थे कि किराए पे हैं। और फिर किराए से हट के उसी वक्त उनकी घर
के और फ़र्द कह रहे थे नहीं किराए पे नहीं है, ये तो हमारे बच्चे जब पढ़ने जा रहे थे तो हमने ख़रीद लिए थे। अच्छा फिर ये अब सोने पे सुहागा मेरे लिए कम से कम। मरियम नवाज शरीफ, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी बाद में दिखाने के लिए कि उनकी नहीं है, एक कैलिब्री के फ़ॉन्ट में जो फ़ॉन्ट उस वक्त तक ईजाद नहीं हुआ था आम इस्तेमाल के लिए, उस फ़ॉन्ट में एक ऐसी ट्रस्ट डीड बनाई गई थी जिसके ऊपर डेट जो है वो 4 को 6 किया था, जिसको स्टेपल एक पेपर पे 4 सुराख थे, एक पेपर पे 3 सुराख थे। भाई साहब ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से फिर आसान हो जाता है खान साहब का ये सब कुछ करना, नैब का ये सब कुछ कहना, और प्रोसिक्यूशन का भले नतीजा कुछ ना निकले अब, लेकिन प्रोसिक्यूशन का इन लोगों को दुख पहुँचाना। आई थिंक अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तासुर बहुत पुख्ता है पाकिस्तानी अवाम में कि उनके हुक्मरान ओवर द ईयर्स करप्ट रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि यही है तासुर, और इस वजह से खान साहब का इतना कोलैटरल है अपनी शख्सियत के अलावा भी कि एक है एहतसाब की भूख पाकिस्तानी अवाम में, और वो चाहते हैं कि एहतसाब हो, और वो समझते हैं कि आज तक ऐसी चीज़ों से रहे हैं, ऐसी चीज़ों से करप्ट हैं। नहीं ऐसी अब जिस चीज़ को आप ऐसी चीज़ कह रहे हैं ना, वो ये है जो मैं समझ पाया हूँ। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अनबिलीवेबल सी बातें ये कर रहे हैं जस्टिफाई करने के लिए, किले वाले के पास से 8 अरब रुपए निकल रहे हैं, देखिए वो एक अलग बात है अभी। अच्छा, अब एक होती है अपसर्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट समथिंग, और एक होती है जो बात ही अपसर्ड हो। मैं आपको हसन नवाज लेट्स गेट फिर से दिखाऊं वन बाय वन। आपने शायद सुना नहीं, वन बाय वन हसन नवाज को मैं फिर से दिखाता हूं वन बाय वन। अच्छा, अब देखें ये बातें कि आपके खानसामे के नाम पे घर निकल रहे हैं या ड्राइवर के नाम पे, ये दिस इज ऑफ द चार्ट्स। अच्छा, और आपके अकाउंटेंट की लेवल ऑफ अकलमंदी और कॉम्पिटेंस क्या है? उस खानसामे का एड्रेस, आपका घर, आपका घर। नहीं, इसी वजह से तो हम ये बात भी कर पा रहे हैं, वरना हम ये बात नहीं कर पाते अभी टीवी पे, लेकिन हम इसी वजह से कर पा रहे हैं कि एड्रेस अगर सेम है तो देयर इज समथिंग टू गो आफ्टर। अब तो ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर प्रोसिक्यूट एवनफील्ड का केस गलत किया गया है और शायद ये जजमेंट भी सही सस्पेंड हुई है। अच्छा, शुरू में तो जो इनसे कॉन्ट्रडिक्शंस हुई हैं वो मेरे समझ से बाहर है कि हु वाज एडवाइजिंग देम देन, बिकॉज बाद में अब जाके मेरे ख्याल से मियां नवाज शरीफ को समझ आई है उस वक्त क्या कहना था। नहीं, मेरे ख्याल से अब जाके उन्होंने किसी से एडवाइस ली है, पहले वो अपने खानदान के अंदर फैसले कर रहे थे। नहीं, मेरा ख्याल ये लाजमन दुरुस्त होगी बात। अच्छा, अगर ऐसी ये बात दुरुस्त नहीं है तो हमारी बार काउंसिल्स के अंदर, अगर वो वकील साहब थे तो हमारी बार काउंसिल्स के अंदर कंप्लेंट होनी चाहिए। नहीं, वकील थे या नहीं थे या क्या एडवाइस दी हमें नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि शुरू में जिस तरह से एक पैंडेमोनियम था जो इनमें डिसरे में थे, बिल्कुल एक दूसरे के में कोई नज़र नहीं आ रहा था, कोऑर्डिनेशन भी है। आपस में झूठ डिस्कस भी किया है बोलने से पहले। हाँ, मतलब अगर झूठ है तो कम से कम लगे ना। हाँ, नापे। और अगर झूठ है मैं 1.5 फुट का झूठ बोलने वाला हूँ, नहीं 3 फुट का मत बोल के आ जाना। बट क्या बोलने लगा हूँ। अच्छा, 4 लोग अगर एक ही बात के बारे में अलग बात कर रहे हों और रिलेशंस भी आपस में अच्छे हों और मकसद भी सबका सेम हो, तो फिर मेरा सवाल तो उठेगा कि आपके झूठ बोलने की सलाहियत पर सवाल पूछा जाएगा कि ठीक है झूठ बोल रहे हैं, ठीक है गलत बयानी है, लेकिन कम से कम एक नाप का तो बोले, मतलब जी इस वक्त से इस वक्त तक थे हमारे, जी अल्हम्दुलिल्लाह ये इस गरीब के हैं या पता नहीं। अभी इस सेगमेंट में पर्पस ये था बताने का, करने का बात कि हमारे सियासतदानों ने दे हैवंट हेल्प्ड देमसेल्व्स, उनकी रेपुटेशन खुद इस तरह की कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, उनकी है कुछ अपने आप को मरने का आसान कर देती है खान साहब के लिए कि ये जो आज हमें पॉलिटिकल अगर विक्टिमाइजेशन भी नजर आ रही है तो खान साहब ये शायद गलत नहीं कह रहे कि बेशतर अवाम जो है वो इसको एक ह्यूमन राइट्स इशू नहीं देख रही, वो अभी भी समझती है कि करप्शन के पीछे जाना चाहिए और हमें इसकी परवाह नहीं कि किस तरह आप ठीक है, और इसका नुकसान चाहे हम सबको उठाना। लेकिन अब ये देखें, बट मेरी ये प्रेडिक्शन है कि अभी आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि कोलैटरल इतना खान साहब का अभी तो है, but it will run out because you see this has to result, this has to result in a नया पाकिस्तान। अगर नया पाकिस्तान इस सब के बाद नहीं बना तो यही वापस आएंगे नहीं, और ये खुद इन्हीं के फ्लैट वापस आएंगे और इन्हीं के चौकीदारों के नाम पे 8 अरब रुपए वापस आएंगे, इन्हीं के जहांगीर तरीनों के ड्राइवरों और मालियों के नाम पर कंपनी के शेयर्स आएंगे, यही लोग वापस आएंगे और कोई तीसरी तरह की खलाई मखलूक नया पाकिस्तान खुदा करे सही। facebook.com/agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे के रोज 8:05 पे फिर हाजिर होंगे।